नमस्कार दोस्तों, ई बस्ता IAS एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल खंड की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले जो है खगोलकी के अंतर्गत ठीक खगोलकी के अंतर्गत ब्रह्मांड नामक चैप्टर से शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे ब्रह्मांड होता क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन से हैं, ठीक, जैसे बिग बैंग थ्योरी के बारे में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे गैलेक्सी क्या होती हैं, गैलेक्सी किसे कहते हैं, गैलेक्सी के कितने प्रकार होते हैं, हमारी आकाशगंगा किस प्रकार की गैलेक्सी है ये जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे तारे क्या होते हैं, तारों के चमकने का या उनके टिमटिमाने का कारण क्या है, ठीक, तारे और ग्रह में क्या अंतर होता है, यानी स्टार एंड प्लैनेट में क्या डिफरेंस होता है, तारों की उत्पत्ति कैसे होती है, उनका विनाश कैसे होता है, उनकी लाइफ साइकिल क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार मतलब जैसे कि न्यूट्रॉन तारा हो गया, है ना, आपका पल्सर हो गया, रेड ड्वार्फ वाइट ड्वार्फ हो गया, रेड जायंट हो गया, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लैक होल के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग यहीं पे जानेंगे चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में ये अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग तारामंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तारामंडल यानी कंस्टलेशन क्या होता है ना, उसमें अपना सप्तऋषि तारामंडल का क्या महत्व है, सप्तऋषि तारामंडल और ध्रुव तारे से हम लोग दिशा का ज्ञान कैसे करते हैं। पुराने समय में हमारे नाविक या यात्री इस विधि से दिशा का ज्ञान करते थे, प्राप्त करते थे, ये जानेंगे। और सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसको हम लोग एक अलग चैप्टर में, अलग वीडियो में इसको हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। तो दोस्तों ब्रह्मांड होता क्या है, ठीक, इस पृथ्वी की सतह से ऊपर हम जो कुछ भी अनंत आकाश में जितने भी आकाशीय पिंड मौजूद हैं, वो जिस जगह पे मौजूद हैं वो क्या है, ब्रह्मांड है। यानी किसी भी वस्तु का जो एग्जिस्टेंस है ना, छोटे से छोटे पिंड से लेके बृहद गैलेक्सीज का, वो सब कहाँ पे है, इस ब्रह्मांड में। यानी ये जो ब्रह्मांड है अपना, ये अरबों गैलेक्सियों का जो है क्या है, समूह है। उन अरबों गैलेक्सियों में, यानी किसी एक गैलेक्सी को देखें तो उसमें अरबों तारे हैं, ठीक है ना। तो ये इतना बृहद है अपना ब्रह्मांड, ठीक है। इस ब्रह्मांड को ऐसे समझ लीजिए कि ये, मान लीजिए कि ये आपका ब्रह्मांड है, ठीक, इसमें बहुत सारी जो है क्या है, गैलेक्सी हैं। इन गैलेक्सियों में क्या है, बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे धूल कण हैं, बहुत सारी निहारिकाएं हैं, बहुत सारी गैस हैं, ठीक है। तो इस टाइप का अपना कुछ जो है क्या है, ब्रह्मांड है। यानी छोटे से छोटा कोई कण परमाणु से लेके बृहद आकार की आकाश गंगाएं जहां पे अस्तित्ववान है, वो क्या है, ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए, ये ब्रह्मांड कैसे बना, है ना, अनेक प्रयास किए गए। उनमें से एक प्रयास जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जार्ज लेमेटेयर का है, ठीक, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी प्रस्तुत की, जिसके माध्यम से इन्होंने यूनिवर्स की ओरिजिन यानी उत्पत्ति को बताने का प्रयास किया। ये दोस्तों सबसे मान्य थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत, ठीक है। तो इस सिद्धांत का विस्फोटक, इसका प्रतिपादन जो किया था जार्ज लेमेटेयर ने 1894 से 1896 के बीच में किया था। और इसकी बृहद व्याख्या, विशद व्याख्या जो है आर वैगनर ने जो है 1967 में की थी। क्लियर। अब इस बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ये जो हमारा अनंत इस समय जो स्पेस दिखाई देता है, इसमें जो बहुत सारे ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सीज दिखाई देती हैं, ये सब पहले क्या थी, एक छोटे से जो है पॉइंट में क्या थी, सब सीमित थी, ठीक। यानी कि ये स्थिति कब थी, आज से
13.7 बिलियन ईयर, या कुछ लोग इसको 15 बिलियन ईयर भी कहते हैं। तो ये मोटा मोटा ड्यूरेशन मान लेते हैं। इस समय जो है हमारा ब्रह्मांड क्या था, एक छोटे से पॉइंट पे, एक सिंगुलर पॉइंट पे। ये समझाने के लिए मैं आपको इतना बड़ा दिया, आप इसको इतना बड़ा भी कहने, एक छोटा सा पॉइंट, तो तब भी वो अमान्य नहीं होगा, ठीक है। तो एक छोटे से पॉइंट में हमारा पूरा जो है ब्रह्मांड क्या था, सीमित था। इस ब्रह्मांड, इस जो ये पॉइंट है, इसमें जो है इनफाइनाइट एनर्जी, अनंत ऊर्जा, अनंत ऊर्जा, अनंत ऊर्जा और अनंत द्रव्यमान, ठीक, क्या था, समाहित था। जिससे अब ये सोचिए कि इतने से छोटे में इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट मास है, तो उसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा रहा होगा हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आज से इस जो ये छोटा सा पिंड दिखाई दे रहा है, जो अनंत ऊर्जा और द्रव्यमान को अपने अंदर समाहित किया था 13.7 बिलियन ईयर पहले, ठीक, 13.7 बिलियन ईयर पहले इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, ठीक। इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। जब ये विस्फोट हुआ तो ये जो अनंत ऊर्जा और द्रव्यमान था, ये चारों तरफ क्या हुआ, फैल गया, और ये लगातार फैलता चला गया, फैलता चला गया, है ना। और आज भी ये जो, मान लीजिए कि ये ब्रह्मांड है, तो आज भी इसमें चारों तरफ क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ये जो हम लोग खाली स्थान जिसको देखते हैं ना, आकाश जिसको कहते हैं, जो आकाश जहाँ पे कुछ भी मतलब खाली खाली स्पेस है, जगह है, इसको स्पेस कहते हैं। इस खाली जगह का भी निर्माण कब हुआ, इसके बाद ही हुआ, ठीक। ये जो स्पेस ये दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत सारे, मान लीजिए कि ये दो पिंड हैं, इनके बीच में जो ये खाली जगह है, इसको स्पेस कहते हैं, जहाँ पे इसी स्पेस में सभी वस्तुएं विद्यमान है। तो ये स्पेस का भी निर्माण इस महा बिग बैंग के बाद ही माना जाता है, कि जब ये शुरू हुआ विस्फोट, तो स्पेस का निर्माण हुआ। इसको यूं समझ लें कि ये जो विस्फोट हुआ, इन स्पेस नहीं हुआ, इन द स्पेस नहीं हुआ, ऑफ द स्पेस हुआ। मतलब इसी विस्फोट के बाद स्पेस का निर्माण हुआ। मतलब सोचिए, जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे गेंद मान लीजिए कि एक कोई बम यहाँ पे लटक रहा है और फूटा, तो ये बम कहाँ लटक रहा है, स्पेस में। लेकिन ये ब्रह्मांड कहाँ था, इसके चारों तरफ स्पेस नहीं था, ये स्पेस को भी अपने अंदर समाहित किया हुआ था। जब ये फूटा मतलब एक्सप्लोजन हुआ, तब जाके ये आपका जो ये खाली स्थान जो दिखाई देता है, इसका निर्माण हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड कह लीजिए, ठीक, लेकिन यही सच है। क्लियर है। तो इसमें हम लोग मोटा मोटा समझे क्या, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो बिग बैंग थ्योरी है, इसको किसने दिया, तो जॉर्ज लेमेटेयर ने दिया। बिग बैंग में क्या हुआ, ये आज से 13.7 बिलियन ईयर पहले क्या हुआ, एक बहुत भयानक विस्फोट हुआ। बैंग का बिग माने बड़ा, बैंग माने एक्सप्लोजन यानी विस्फोट, तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उसी विस्फोट के बाद जो है बहुत सारे मैटर्स जो है, बहुत सारी एनर्जी चारों तरफ फैल गई, ठीक। और उन्हीं एनर्जी मैटर्स के से जो है बहुत सारी गैलेक्सीज, बहुत सारे जो है तारे, बहुत ग्रहों, इन सब का जो क्या हुआ, निर्माण हुआ। और ये जो गैलेक्सी सॉरी, ये जो बिग बैंग के बाद जो विस्तार हो रहा है, ये अभी भी लगातार मतलब विस्तार होता चला जा रहा है, अपने ब्रह्मांड का विस्तार लगातार जारी है, ठीक। तो ये हो गया आपका ब्रह्मांड। इसके बाद हम लोग देखते हैं गैलेक्सी के बारे में, जानते हैं गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी, दोस्तों गैलेक्सी को ऐसे समझिए, गैलेक्सी जो है बहुत सारे तारे, बहुत सारी गैसों और नेबुला यानी निहारिकाओं का जो है क्या है, सम्मिलित रूप जो है क्या, गैलेक्सी कहलाती है। ऐसे समझिए गैलेक्सी क्या है, अब ह्यूज
ह्यूज मास ऑफ स्टार, ह्यूज मास ऑफ स्टार प्लस नेबुला, ठीक, प्लस आपकी गैसेस कह लीजिए, है ना, गैसेस कह लीजिए, डस्ट कह लीजिए, है ना, इन सब का सम्मिलित रूप जो है गैलेक्सी है। यानी किसी एक गैलेक्सी में बहुत सारे अरबों तारे होते हैं, ठीक है, उन तारों का निर्माण चल रहा होता है, कुछ का विनाश चल रहा होता है, तो उनके लिए रॉ मटेरियल के रूप में नेबुला होते हैं। नेबुला क्या होता है? नेबुला होता है, आप समझ लीजिए कि क्लाउड ऑफ गैसेज एंड डस्ट। क्या होता है? नेबुला होता है। गैसेस, उसमें कौन सी मेन गैसें होती हैं? मेन गैसें हाइड्रोजन होती है, वही जो है ईंधन के रूप में काम करती है, जिससे स्टार जो है चमकते हैं। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें हो गई। तो ऐसे समझ लीजिए गैलेक्सी क्या है। अच्छा, मिटा दिया इसको, कोई बात नहीं। गैलेक्सी जो है आपकी क्या है? बहुत सारे, मान लीजिए कि एक कोई ये गैलेक्सी है, तो ये गैलेक्सी बहुत सारे तारे, ठीक, बहुत सारे इसमें निहारिकाएं होंगी, बहुत सारे धूलकण होंगे, इनका जो है सम्मिलित रूप जो है क्या है? अपनी गैलेक्सी होती है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं गैलेक्सी का आकार क्या होता है। गैलेक्सी का आकार, ठीक दोस्तों, ये गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी के आकार के बारे में यदि हम चर्चा करें तो 3 प्रकार की गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में यानी ब्रह्मांड में पाई जाती हैं। एक जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैलेक्सी जिस आकार की पाई जाती हैं वो होती है आपकी स्पाइरल। ठीक, स्पाइरल बोले तो ये इसको कहते हैं सर्पीलाकार। ठीक, सर्पीलाकार। ठीक, एक होती है आपकी इलिप्टिकल। ये इसको कहेंगे हिंदी में अंडाकार। एक होती है इर्रेगुलर, ठीक, अनियमित आकार की। ठीक है, ये जो स्पाइरल होती है, स्पाइरल आपका कुछ इस प्रकार का, स्पाइरल का आकार जैसे मान लीजिए कोई सेंटर है, कुछ इस आकार की जो है आपकी जो होती है आकाशगंगा, यानी इसमें ये करोड़ों अरबों तारे जो है इस आकार में जो है व्यवस्थित होते हैं। और ये जो पॉइंट है जो इस गैलेक्सी का सेंटर है, जिसको हम लोग, इस सेंटर को क्या बोलते हैं? इस सेंटर को बोलते हैं गैलेक्टिक सेंटर। गैलेक्टिक सेंटर, ठीक है, इस गैलेक्टिक सेंटर आने की गैलेक्सी का केंद्र। ठीक, और ये सब जो है क्या है? ये सब जो है ये सब तारे जो हैं, स्टार्स जो है चारों तरफ ये फैले होते हैं। ठीक है, इस गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड जो है चारों तरफ जो है क्या है? ये तारे जो है क्या है? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस यूनिवर्स में दोस्तों कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो स्थिर है। सब कुछ क्या है? रोटेट कर रहा है, सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ स्पिन कर रहा है। क्लियर है? जैसे अपनी अर्थ घूम रही है, अपना सूरज भी घूम रहा है, तारे न, सब कुछ घूम रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं, बस ये समझ लीजिए। ठीक, अपने यूनिवर्स में 80% गैलेक्सी जो हैं इसी आकार की, सर्पीलाकार यानी स्पाइरल है। ठीक, शेष जो है अंडाकार है, कुछ इरेगुलर गैलेक्सी भी पाई जाती हैं। क्लियर है? अब हम लोग चर्चा करते हैं इसमें अपनी जो गैलेक्सी है, जिसमें हमारा सौर मंडल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मिल्की वे। इसका क्या नाम है? मिल्की वे। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा। ठीक दोस्तों, ये जो मिल्की वे है, इसका भी आकार क्या है?
मिल्की वे का आकार भी क्या, आकार कैसा है, जैसा हम लोग बताए सर्पीला है। मान लीजिए इसका सेंटर है, इस सेंटर के चारों तरफ जो है इस आकार में जो है आपके तारे जो है व्यवस्थित हैं। ठीक है, इनमें कहीं पे यहाँ पे जो है हमारा, मान लीजिए कि इस जगह पे हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, सोलर सिस्टम जिसमें सूर्य जिसके केंद्र में है। ठीक, ये जो ये जो केंद्र है, इस केंद्र के चारों तरफ इस आकाश गंगा में, अपनी आकाश गंगा में जो तारे हैं वो क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। यानी अपना सूर्य भी इस आकाश, अपनी आकाश गंगा का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। सूर्य को एक चक्कर लगाने में इस आकाश गंगा का लगभग 22.5 करोड़ वर्ष से 25 करोड़ वर्ष तक का समय लगता है। यानी अपना सूर्य, इसका एक चक्कर आने यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये ऐसे ऐसे एक चक्कर पूरा जो लगाएगा, उसको उसको लगाने में कितना समय लगता है, 22.5 से लेके 25 करोड़ वर्ष। इतने समय में अपना सूर्य जो है इस सेंटर का एक चक्कर पूरा लगा देता है। इस समय को, जितने समय में सूर्य अपने आकाश गंगा के केंद्र का एक पूरा चक्कर लगाता है, उसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। ठीक, या ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष, यह आपसे कभी भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है, कॉस्मिक ईयर क्या होता है। ठीक है, तो ये सूर्य जो है अपनी, क्लियर है। देखिए जो ये सेंटर है ना, अब सोचिए ये क्यों, ये सब, इसको एक सिस्टम इसको क्यों बोला जाता है ना, इसको एक एक विशेष प्रकार का गैलेक्सी क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसके सेंटर के गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे जो भी इसके ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण है ना, उस ग्रेविटेशनल फोर्स में ये सभी क्या है, बंधे हुए हैं, और उसी के अंतर्गत जो है अपना इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं सभी तारे। इस सेंटर का जो है ना, ये अब इतना इसकी ग्रेविटी है तो कोई ब्लैक होल टाइप की चीज ही होगी, है ना। तो इस सेंटर का जो नाम है अपने यहाँ पे, अपने मिल्की वे का सेंटर है, उसका नाम है सेगिटेरियस। ये जो सेंटर है इसका नाम, यहाँ पे जो भी ब्लैक होल टाइप की चीज है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेगे, ये सेगिटेरियस क्या है, सेगिटेरियस, सेगिटेरियस ए। ठीक है, पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है आप कभी भी आपसे एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता है। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिए, जो ये अपना सोलर सिस्टम है, इस जो मिल्की वे का सेंटर है, इससे जो है लगभग जो है ये जो दूरी है लगभग कितनी है, 30,000 प्रकाश वर्ष, यानी लाइट ईयर। मैंने इतने दूरी पर है, 30,000 प्रकाश वर्ष का मतलब ऐसे समझिए कि एक लाइट ईयर में, एक लाइट ईयर किसे कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो प्रकाश जो है एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वो एक प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो जो आपके ब्रह्मांड में जो तारे हैं, बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं, उनकी दूरी नापने के लिए, वो इतनी ज़्यादा दूरी कि उनकी दूरी नापने के लिए हम लोग जो है इस यूनिट का प्रयोग करते हैं, यानी किसका, प्रकाश वर्ष का। तो प्रकाश वर्ष जो मेजर किस चीज़ को करता है, दूरी को करता है। क्लियर है। तो अपनी ये गैलेक्सी हो गई, इसका आकार कैसा है, ये जो बना है ये सर्पीलाकार है। ठीक है, कैसा सर्पीलाकार, इसको बताया गया है कि ये जो है बार्ड बार्ड स्पाइरल, ठीक है, बार्ड स्पाइरल है इसका आकार। बार्ड
स्पाइरल, ठीक है। सर्पिलाकार कैसा सर्पिलाकार? दंड सर्पिलाकार, दंडित सर्पिलाकार टाइप का इसका आकार है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मिल्की वे का आकार के बारे में पूछा जा सकता है, यहाँ पे कॉस्मिक ईयर क्या है ये हम लोग जाने, इससे भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे सकता है एग्जाम में, ठीक। इससे मिल्की वे के केंद्र से अपने सोलर सिस्टम की क्या पोजीशन है इसके बारे में हम लोग ने जाना। अब हम लोग चर्चा करते हैं कंस्टलेशन की, यानी कंस्टलेशन को क्या कहते हैं? तारा। कंस्टलेशन की चर्चा करने से पहले हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं तारा के बारे में, स्टार के बारे में। स्टार क्या होता है, ठीक है। ये चित्र अभी थोड़ी देर में आप लोग जो है बड़ा करेंगे। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं स्टार के स्टार स्टार के बारे में। स्टार को क्या कहते हैं? तारा। दोस्तों तारा क्या होता है? ये एक आकाशीय पिंड है ना, खगोलीय पिंड है जो अपनी ऊर्जा को खुद ही मतलब उसमें ऊर्जा का खुद स्वयं उत्पादन करता है। वो जैसे एक स्टार होता है, एक जो है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रह या प्लैनेट, ठीक। पहले इसको समझते हैं, प्लैनेट यानी ग्रह। तो प्लैनेट स्टार क्या होता है? स्टार स्वयं अपनी ऊर्जा का उत्पादन करता है और उसी ऊर्जा या उष्मा से जो है वो जो है क्या, टिमटिमाता है, ठीक। प्लेनेट क्या होता है? ये खुद नहीं ऊर्जा का उत्पादन करता है, खुद नहीं चमकता है खुद की ऊर्जा से, ये अन्य स्टार से क्या करता है, उससे इस पे लाइट पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, वो वहां से प्रकाश परावर्तित होता है जिसके माध्यम से उसमें चमक हमको दिखाई देती है, ठीक है। तो स्टार जो है, ठीक, इसमें क्या होता है, खुद की ऊर्जा होती है। ऊर्जा कैसे मिलती है? यहाँ पे हर जितने भी स्टार हैं उनमें क्या हो रही होती है? नाभिकीय संलयन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। ये नाभिकीय संलयन क्या होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है कि दो हाइड्रोजन के जब परमाणु हैं आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो एक हीलियम का परमाणु बनाते हैं और बहुत सारी उष्मा या हीट का जो है क्या करते हैं, सृजन करते हैं, ठीक। तो जो तारे होते हैं, तारों में क्या है, यहाँ पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया चल रही होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, ठीक, जिसमें बहुत सारी ऊर्जा का उत्पादन होता है। एक तारे में समझिए कि अरबों की संख्या, खरबों की संख्या में हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और ये नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा का, उष्मा का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो किसी भी स्टार का जो स्वरूप होगा, है ना, हमने जैसे 3 फॉर्म जानते हैं किसी भी पदार्थ का, क्या स्वरूप होने का, एक गैस के रूप में जानते हैं, एक लिक्विड के रूप में हम जानते हैं और एक ठोस के रूप में जानते हैं। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि ना तो लिक्विड में होता है, ना तरल रूप में मतलब तरल रूप में होता है, ना ही तो गैस में, ना ही तो ठोस में, बल्कि ये किस में होता है? प्लाज्मा स्टेट में होता है ना, किसमें? प्लाज्मा स्टेट में। आधा ज होता है शायद ना, प्लाज्मा, या इंग्लिश में लिख लेते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट में होता है। ना ही मतलब ये समझ लीजिए कि एक एकदम से जो है लिपलिपा टाइप के पदार्थ की स्थिति होती है, ना ठोस, ना गैस, ना द्रव, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया
तारे के बारे में क्यों टिमटिमाते हैं, तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ठीक है, ये हम लोग जिसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है उसी से जो है चमकते रहते हैं, ऊष्मा उत्पादन। जैसे सूर्य क्या है अपना, एक तारा है, ठीक। सूर्य भी क्या है, एक स्टार है। और सूर्य पे जो जो हमें ये इतना प्रकाश हमें पृथ्वी पे प्राप्त होता है, ये इसलिए होता है कि वहाँ पे नाभिकीय अभिक्रियाएं चल रही होती हैं। नाभिकीय अभिक्रियाओं से जो है बहुत सारी ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है और प्रकाश हमको यहाँ पर मिलता है। चूंकि सूर्य से भी ज़्यादा बड़े और इससे ज़्यादा मतलब ऊष्मा उत्पादित करने वाले जो है तारे हैं, लेकिन वो उनकी दूरी पृथ्वी से इतनी ज़्यादा अधिक है कि वो हमें उतनी ऊष्मा, वो हमें बस केवल टिमटिम करते हुए बहुत हल्का सा प्रकाश देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सूर्य चूंकि हमसे बहुत नज़दीक है इसलिए उसका प्रकाश हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। क्लियर है? ये तो हो गया स्टार की बारे में मोटी मोटी बातें, स्टार, ठीक। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो सॉरी, हाँ, ये देखते हैं कि स्टार की उत्पत्ति कैसे होती है। तो जो स्टार बनते हैं इसको ऐसे समझ लीजिए कि इस डायग्राम को अभी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पहले ऐसे समझ लें कि स्टार जो होता है ना, ये मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस है ना, धूल कण, इन सब का जो है एक बादल जो है ये रहता है, ठीक। ये बादल जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ओर्ट बादल, बोल सकते हैं ओर्ट क्लाउड, ठीक। ओर्ट क्लाउड क्या होता है, OORT, ओर्ट क्लाउड। ये जो है बहुत सारी गैसें, मेनली जो है हाइड्रोजन गैस, धूल कण, है ना, और बहुत सारे जो है मैटर्स होते हैं, उनका जो है एक ये सम्मिलित रूप होता है। ये दूर दूर तक फैले होते हैं और ये बहुत, ये जैसे चित्र में छोटा, इतना छोटा नहीं, बहुत बड़ा एरिया में ये लोग जो है ये सब फैले होते हैं। फिर ये क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। जैसे जैसे ये बादल बड़े होते जाते हैं इनका एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स सृजित होता है, जनरेट होता है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये और क्या होते हैं, संगठित होते हैं। और फिर ये जो है किसका रूप ले लेते हैं, एक निहारिका का रूप ले लेते हैं, नेबुला का रूप ले लेते हैं, ठीक। नेबुला आने निहारिका का रूप ले लेते हैं, ठीक। अब जब ये निहारिका का रूप लेते हैं तो अब ये क्या हुआ, ये जो दूर दूर तक फैले थे और क्लोज हो गए, इनका ग्रेविटी और बढ़ी। ग्रेविटी जब और बढ़ी तो फिर ये ग्रेविटी बढ़ी, इनका टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक। तो ये यहाँ से फिर जो है ये आपका एक प्रोटो स्टार का रूप लेते हैं। प्रोटो स्टार में क्या होता है, और कंडेंस हो जाता है। जो ये आपका सिस्टम था, ठीक, और कंडेंस हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स और बढ़ जाएगा। अभी तक इसका टेम्परेचर थोड़ा कम था, अब ये यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि अब जितना आप समझ लीजिए कि 10⁻⁶ 7 के मतलब जो है रेंज में आ जाएगा, ठीक है। जब टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन गैस है उसके परमाणु आपस में टकराने लगेंगे। जब परमाणु आपस में टकराने लगेंगे तो क्या होगा, नाभिकीय अभिक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। नाभिकीय, कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया, संलयन अभिक्रिया। जब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो जाएगी, ये जो प्रोटो स्टार है, ये जो प्रोटो स्टार है, ये प्रोटो स्टार मेन स्टार में बदल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं विकास की मुख्य अवस्था, या इसको मेन स्टार बोल लीजिए, या इसको वैसे बोलते हैं मेन सीक्वेंस, मेन सीक्वेंस ऑफ स्टार, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, मेन सीक्वेंस, मेन सीक्वेंस, या इसको हिंदी में लिख लीजिए मुख्य विकास की अवस्था, या मुख्य विकास अवस्था कह लीजिए, ठीक।
मतलब क्या हुआ, पहले ये क्लाउड था, क्लाउड से आपका नेबुला बना, नेबुला से आपका प्रोटो स्टार बना, प्रोटो स्टार से जो है मुख्य तारा बना। यहाँ तक अभी तक इसमें कोई, इस जगह तक अभी इसमें कोई ऊष्मा उत्पादित नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही प्रोटो स्टार से मेन तारा बना, मुख्य विकास की अवस्था में आया, यहाँ पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो जाती है और बहुत सारी ऊष्मा का उत्पादन शुरू हो जाता है। अपना जो सूर्य है वो भी इस समय जो है क्या है, मेन सीक्वेंस यानी मुख्य विकास की अवस्था में है। अब ये तो हो गया। अब यहाँ तक ये इस स्टेज में यानी जो मुख्य विकास की अवस्था है, इसमें बहुत दिन तक तारा रहता है, ठीक है। जैसे अपने सूरज जो है, सूर्य जैसा जो तारा है, लगभग जो है 10 बिलियन ईयर तक जो है इस अवस्था में बना रहता है, ठीक है। ये कोई भी तारा, उसका जो लाइफ है ना, वो कितने दिन की है यानी कितने समय तक वो रहेगा, ये उसके मास पे डिपेंड करता है, उसके आकार पे डिपेंड करता है। जैसे सूरज, जैसे जितना जितना बड़ा होगा, जिसका यानी जिसका मास है ना, किसी भी स्टार का मास जो है जितना अधिक होगा, उसकी जो लाइफ है उतनी ही कम होगी। यानी जो, जैसे मान लीजिए बड़ा जानवर है तो उसको खाने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा भोजन चाहिए। इन लोगों का भोजन यानी स्टार का भोजन क्या है, उसके अंदर जो हाइड्रोजन है जिससे नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है वो है। तो जितना बड़ा स्टार होगा उसको उस हाइड्रोजन को उतनी जल्दी जल्दी खपत करेगा, तो उसकी लाइफ कम होगी। जो जितना छोटा स्टार होगा यानी मास इसका जो है, जितना जो है स्टार का कम होगा, मास जितना कम होगा उसकी जो लाइफ है उतनी अधिक होगी, ठीक। तो इसी क्रम में हमने बताया कि सूरज जैसा जो स्टार है, जैसे जो तारा है सूरज के आकार का, मास का जो तारा है, उसकी लाइफ लगभग जो है 10 बिलियन ईयर होती है। उससे बड़े आकार के जो तारे हैं उनकी लाइफ जो है क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देखिए हम लोग इस चित्र को थोड़ा सा समझते हैं। ये इसके बाद जो है, चलिए अभी पहले हम यहीं पे बता देते हैं आपको। ये इसके बाद ये जो मेन सीक्वेंस है, इसके बाद जो है कोई तारा जो है अपने जीवन चक्र के अंतिम चरण में प्रवेश करता है, अब वो मृत्यु की तरफ अग्रसर होता है। कैसे होता है, ये जो मुख्य तारा है, इसका जब ईंधन, इसके अंदर जो हाइड्रोजन है, जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है, वो ईंधन जब खत्म होने लगता है तो वो क्या होता है, अपनी मृत्यु की तरफ अग्रसर होता है। और ये जो है जब ईंधन इसका खत्म होता है तो रेड, किसमें ये बदल जाता है, रेड जायंट में बदल जाता है, रेड जायंट, ठीक। रेड जायंट मतलब लाल दानव। लाल दानव तारा में चेंज हो जाता है। रेड रेड जायंट जो है यानी लाल दानव क्या होता है। अब देखिए जब ये जो तारा है, इसके सबसे पहले ये कोर जो है, बीच वाला एरिया, इसका ईंधन खत्म हो जाएगा। जब इसका ईंधन खत्म हो जाता है तो ये यहाँ का पूरा हाइड्रोजन किस में बदल जाता है, हीलियम में बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हुआ, संघनित होने लगता है, ठीक है। और एकदम मतलब जो बड़ा था वो एकदम अपने आप को, उसको एकदम एक जगह पे केंद्रित करने लगता है। और ये जो बाहर वाला जो पोर्शन है, इसमें अभी भी हाइड्रोजन बची रहती है और वो क्या है, जलती रहती है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, ये बाहर वाले पोर्शन का क्या होता है, विस्तार होता है, ठीक है। जब बाहर वाले पोर्शन का विस्तार होता है तो ये किस में बदल जाता है, लाल दानव तारा जो है। देखिए अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें जानना होगा कि ये जो इसका मास है, इसका जो आकार है, ये कैसा है, सूर्य के आकार की तुलना में कैसा है। यदि ये सूर्य के आकार का तारा है तो इसमें क्या होगा, ये जो है, ये ऊपर वाली जो सतह है जो अभी भी जल रही थी, ये क्या हो जाएगी, नेबुला के फॉर्म में जो है
इससे एक तरह से अलग हो जाएगी और बीच में ये इसका कोर वाला पोर्शन बचेगा। ठीक, ये कोर वाला पोर्शन जो है व्हाइट ड्वार्फ के रूप में, व्हाइट ड्वार्फ स्टार के रूप में जाना जाता है। ठीक, यानी श्वेत बामन तारा इसको बोलते हैं। अब ये श्वेत बामन तारे का अंत जो है, इसका अंत जो है ब्लैक ड्वार्फ में जो है, ब्लैक ड्वार्फ में ये बदलता है। ठीक, ब्लैक ड्वार्फ में बदलता है और यहीं पे ये विलीन हो जाता है। ये अंतरिक्ष में क्या होता है, विलीन हो जाता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे ये जानिए कि अब ये जो कोई जो ये तो एक मोटा मोटा सीक्वेंस, यहाँ तक सीक्वेंस सबका सेम चलता है। यहाँ यानी कहाँ तक, रेड 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 जायंट तक सभी तारे आएंगे, लेकिन रेड जायंट से कौन सा तारा इस रूप को फॉलो करेगा, कौन सा तारा एक दूसरा सीक्वेंस होता है उसको फॉलो करेगा। ठीक है, इसको अब हम लोग, ये चित्र महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको हम लोग थोड़ा सा इस बात को समझाने के लिए चित्र को जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये आपका जो है मेन सीक्वेंस, यानी ये तारा आप विकसित हुआ। ठीक, मेन तारा। अब यदि इसका जो है आकार, यदि सूर्य के समान यदि कोई तारा है, ठीक, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, रेड जायंट बनेगा। इसके बाद जो है ये जो है आपका रेड जायंट से जो है क्या होगा, इसमें एक हल्का सा विस्फोट होगा। उसके मतलब ये समझिए कि बाहर की सतह नेबुला के रूप में जो है चारों तरफ फैल जाएगी। उसके बीच में कहीं पे उसका कोर बचा होगा। जब वो कोर, नेबुला हटेगी, कोर जो आए सामने निकल कर आएगा, तो उसको हम लोग व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं और इसका अंत जो है ब्लैक ड्वार्फ के रूप में हो जाता है। लेकिन अब कोई जो आकाशीय जो आपका ये तारा था, ये बड़े आकार का, यानी सूर्य के आकार से, सूर्य के मास से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बड़ा है। तो उसका अंत एक दूसरे रूट में होता है। क्या होता है, यहाँ पे जब इसका ईंधन खत्म हो जाता है, कोर का ईंधन खत्म हो जाता है, बाहर वाले पोर्शन में ईंधन, इस वाले पोर्शन में ईंधन बचा रहता है। ठीक, इस पोर्शन में ईंधन जो है बचा रहता है, थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बची रहती है, वो जलता रहता है। ठीक है, और इसका जो है क्या होता है, विस्तार होता रहता है। ठीक, यहाँ पे ये केवल इसकी सतह नहीं हट जाती, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है, थोड़ा सा विस्फोटक रूप से इस क्या होता है, इसमें एक विस्फोट होता है। और विस्फोट के बाद जो विस्फोट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा का सृजन होता है, सुपरनोवा बनता है। सुपरनोवा में क्या होता है, केंद्र में आपका कोर बचा रहेगा। ठीक, उसके चारों तरफ जो है इसकी बाहरी सतह जो है फैल जाएंगी। ठीक है, उस सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो कोर होता है, कोर या तो ब्लैक होल में बदलेगा या फिर न्यूट्रॉन तारे में बदलेगा। ठीक, यहां से अब देखिए, जो यहाँ पे विस्फोट हुआ, सुपरनोवा विस्फोट हुआ, उसके बाद जो अवशेष बचा यहाँ सुपरनोवा के, इसको हटाते हैं, हाथ से बनाते हैं। ठीक है, बस इतना यहाँ पे समझिए। सुपरनोवा के बाद स्टार जो है न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में बदलेगा। कौन सा, जिसका मास सूर्य के मास से अधिक है। इसको हम लोग इसको डायग्राम से बना के देखते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग एक डायग्राम से देखते हैं कि मान लीजिए कि जो है कोई एक स्टार है। ठीक, ये अपने मुख्य विकास की अवस्था में है। इसका जो मास है, ठीक, वो सन के मास से, यानी सूर्य के मास से 10 गुना से लेके 50 गुना या जितना भी, यानी 10 गुना से बड़ा है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे मुख्य विकास की अवस्था से किसमें बनेगा, रेड जायंट में आएगा, सुपर रेड जायंट कह लीजिए इसको। ठीक है, बृहत दैत्य तारा बनेगा। ठीक, ये इसका कोर होगा, बीच वाला भाग जहां ईंधन खत्म हो गया, अभी बाहर वाले भाग में ईंधन बचा हुआ है, तो अपना जल रहा है। हल्का हल्की
चूंकि इसके तुलना में कम इसमें हीट है तो इसलिए ये रेड दिखाई देता है। अब इसके बाद इसका जो अंत होता है, इसमें एक जो है विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद जो है क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा विस्फोट होता है, ठीक, जिसके बाद एक तरह से आपका ये सुपरनोवा बनता है। ठीक, इस सुपरनोवा विस्फोट के बाद इसके चारों तरफ मान लीजिए सब कुछ इसके पदार्थ फैल जाएंगे। यही पदार्थ अगले स्टार के जन्म के लिए जो है क्या करेंगे, रॉ मटेरियल का काम करेंगे, नेबुला का निर्माण करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल हम लोग कंसंट्रेट करते हैं कि ये जो सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद जो ये अवशेष बचता है, ठीक है, जो ये सेंटर का जो ये अवशेष बचता है, यदि ये अवशेष सूर्य के जो है, जो अपना सूर्य है, सूर्य के द्रव्यमान, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से लेके 3 गुना तक है, तो ये एक दूसरा पाथ फॉलो करेगा। यदि ये 3 गुना से अधिक है, तीन गुना से अधिक है, तो एक दूसरा पाथ फॉलो करेगा। क्या पाथ फॉलो करेगा, इसको देखिए। जब ये 1.44 से लेके 3 गुना तक होगा, जो ये अवशेष बचा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ये रेड है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ। अब ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो अवशेष बचा, यदि उसका द्रव्यमान कह लीजिए, उसका मास कह लीजिए, वो यदि 1.44 से लेके 3 गुना के बीच में है, तो ये आपका जो बनेगा, ये न्यूट्रॉन तारा बनेगा। क्या बनेगा, ये जो बनेगा न्यूट्रॉन तारा बनेगा। ठीक, ये न्यूट्रॉन तारा बहुत तेजी से रोटेट करता है, स्पिन करता है। ठीक, इसका आकार जब छोटा होता है, ठीक है, तो वो और तेजी से रोटेट करता है और अपने साथ जो है पल्स के रूप में लाइट जो है उसकी हमें दिखाई देती है। ठीक, जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो पल्स के रूप में इसकी लाइट आती है। जब इस न्यूट्रॉन तारे की लाइट पल्स के रूप में आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्सर। ठीक है, तो ये कब होगा, जब ये इसका आकार इसके बीच में होगा। लेकिन जब इसका आकार, इसका जो मास है वो 3 गुना से अधिक होगा, तो इसका जो अंत होगा ये किस में होगा, ब्लैक होल के रूप में होगा। क्लियर है। ये जो 1.44 गुना सूर्य के द्रव्यमान की जो बात हो रही है, यही जो द्रव्यमान है इसी को बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट क्या है, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना द्रव्यमान, यानी किसी भी पिंड का द्रव्यमान सूर्य के यानी सौरिक द्रव्यमान से 1.44 गुना है, से अधिक है, से कम है, तो उसके बाद उसका रूप, वो किस रूप में उसका अंत होगा, इस बात का निर्धारण भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस 1.44 सौरिक द्रव्यमान को हम लोग चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। क्लियर है। ये जो अपने चंद्रशेखर है, एस चंद्रशेखर, इनको इसी अध्ययन के लिए कोई तारा अपनी अंतिम अवस्था में व्हाइट ड्वार्फ बनेगा कि ब्लैक होल बनेगा, है ना, इस बात का इन्होंने अध्ययन किया था, पता लगाया था। इसी के क्रम में इनको जो है 1983 में जो है नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, इसलिए इसको जानते रहिए। ठीक,
तो ये हम लोग जो है, ये आपकी लाइफ साइकिल है, ठीक। इसको हम लोग समझ लिए, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है कि कोई तारा कब जो है व्हाइट डॉर्फ बनेगा, कब ब्लैक होल बनेगा, कब जो है पल्सर बनेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा। ये मोटा मोटा हम लोगों ने यहाँ पे जाना। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। ये पीछे छुड़े कंस्टलेशन यानी तारामंडल। दोस्तों तारामंडल क्या होता है? आकाश मतलब ब्रह्मांड में, ठीक है, या किसी आकाश गंगा में जो तारे हैं, ठीक, तारों का एक ऐसा समूह जो एक विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं, ठीक है, विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनके समूह को तारामंडल बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि तारे पास पास हों, वो बहुत दूर दूर हो सकते हैं, लेकिन जब हम आकाश में अंतरिक्ष में देखते हैं तो हमें कुछ तारों का समूह एक विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं, जिनको हम लोग तारामंडल कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा सप्तऋषि। तो सप्तऋषि क्या है? तारामंडल है, जिसमें 7 तारों का समूह है जो एक विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं, जैसे कुछ इस तरह की। इसके जो है 4 ऐसे देखिए 7 तारे हैं, जिसमें से जो है 4 तारे कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। 3 तारे, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, एक 7 हो गया। ये कुछ ऐसी आकृति बनाते हैं ना, एक देखेंगे आप, एक चम्मच की तरह एक आकृति होगी, कलछी की तरह, ठीक है, ऐसी आकृति बनाते हैं। ये आपके सप्तऋषि, ये सप्तऋषि तारामंडल ऐसी आकृति बनाता है, ठीक है। इस सप्तऋषि तारामंडल का महत्व कुछ इस ऐसे है कि इस सप्तऋषि तारामंडल के माध्यम से हम लोग जो है दिशा का ज्ञान करते हैं, ध्रुव तारा के रिफरेंस, यानी ध्रुव तारा को रिफरेंस लेके। जैसे ध्रुव तारा जो है हमारा, जो ये पृथ्वी है, ठीक, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी अपने एक्सिस से थोड़ा सा झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये मान लेते हैं। इसी एक्सिस पे यहाँ पे क्या है आपका पोलेरिस, यानी ध्रुव तारा है। इस समय वर्तमान में जो ध्रुव तारा है उसका क्या नाम है? पोलेरिस, ठीक है। ये जो ध्रुव तारा है, चूंकि पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी अक्ष है, ध्रुव है, उसके एक्सिस के एकदम सीध में है, एकदम उत्तर में है, ठीक। अब जब हमको दिशा का ज्ञान पता करना होता है तो हम इसी ध्रुव तारा से और अपने ये सप्तऋषि जो तारा है इनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ध्रुव तारा हमेशा किधर होता है? उत्तर में होता है। अब देखिए क्या होता है, जो सप्तऋषि की सहायता से हम दिशा का ज्ञान करते हैं, तो ये जो सप्तऋषि के 2 तारे हैं, इनको बोलते हैं संकेतक तारा, ठीक। इसी के सीध में बहुत ऊंचाई पर यहाँ पे कहीं पे आपका ध्रुव तारा है, ठीक। अब जब हमें दिशा का ज्ञान करना होता है तो ये यहाँ से मान लीजिए हम लोग इस 2 तारों के सीध में ऊपर की तरफ देखते हैं। ये मान लीजिए हमारी आँख है, यहाँ से कोई प्रेक्षक है देख रहा है और देखेगा तो आकाश में जो है इन 2 तारों को पहले इस सप्तऋषि को ढूंढेगा। सप्तऋषि में जो चतुर्भुज बना रहे हैं उसमें से इन 2 तारों को ढूंढेगा। इन 2 तारों के सीध में ऊपर जब देखेगा तो ध्रुव तारा दिखाई देगा, और जिस दिशा में दिखाई देगा वो दिशा कौन सी होगी? उत्तर होगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग जो है दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे प्राचीन समय में। इन 2 तारों को हम लोग क्या बोलते हैं? संकेतक तारा। क्लियर है? इसको बोलते हैं संकेतक तारा। इस तरह से हम लोग दिशाओं का जो है ज्ञान प्राप्त करते थे पुराने समय में, ठीक है। क्लियर है? ये ध्रुव तारा देखिए हमेशा एक जगह पे फिक्स होता है, ठीक है। अब और सब तारे क्या हैं? घूमते रहते हैं, घूमते हुए हमें दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी घूम रही है।
जैसे हम लोग बस में यात्रा करते हैं ना, तो बस में यात्रा करते हैं तो हमें चारों तरफ पेड़, गति कौन कर रहा होता है? हम कर रहे होते हैं, यानी बस कर रही होती है, लेकिन हमें पेड़ पौधे घूमते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जब पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो पृथ्वी घूम रही होती है, रोटेट कर रही होती है, उसके संदर्भ में हमें तारे आकाश में जो है क्या लगता है, जैसे लग रहा होता है चल रहे होते हैं। तो तारे नहीं चल रहे होते हैं, पृथ्वी के रिफरेंस में वो हमें मूव करते हुए दिखाई दे। लेकिन चूंकि आपका जो ध्रुव तारा है एकदम एक्सिस पे अवस्थित है, एकदम पृथ्वी के एक्सिस पे है, यहाँ पे पृथ्वी चाहे जितनी रोटेट करे वो हमें स्थिर दिखाई देता है। और ये किस दिशा में होगा? हमेशा उत्तर दिशा में होगा। इस तरह से हम उसके दिशा, क्लियर है ना इतना? ठीक, ये हो गया आपका तारामंडल। ये हमारे जो ज्ञात तारामंडल हैं अभी तक मान्य हैं, वो 88 तारामंडल हैं। ठीक है, जैसे एक आपका तारामंडल है हाइड्रा तारामंडल है, ठीक, ये सबसे बड़ा तारामंडल है। फिर आपका ओरियन है, ठीक, वो एक आकृति बनाते हैं उन्हीं के नाम पे। तो इस तरह की लगभग जो है 88 तारामंडल की जो है हम लोगों ने पहचान की है। ठीक, अब हम लोगों के बचा है नेक्स्ट टॉपिक बचा है कौन सा? सौर मंडल, जिसको हम लोग अगले वीडियो में उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग यदि अभी तक ये वीडियो देखें, अंत तक देखें, तो निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमारा भी उत्साह क्या बना रहे और हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।